नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद एग्री अड्डा पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में RT 2009 पार्ट 3। इससे पहले हम 2 कक्षाएं ले चुके हैं और इससे पहले वीडियो में हमने RT की विशेषताओं को प्रारंभ किया था और RT की 2 विशेषताओं पे हमने चर्चा की थी। तो आइए हम आगे इस बिंदु को प्रारंभ करते हैं कि RTE 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और इसमें हम करेंगे RTE की प्रमुख विशेषताएं। RTE की प्रमुख विशेषताएं। आज हम पढ़ेंगे RTE की प्रमुख विशेषताएं और प्रमुख विशेषताओं में हम एक पहली जो विशेषता पढ़ी थी कि RTE ने समावेशी शिक्षा पर बल दिया। पहला हमारा बिंदु होगा, ये पढ़ा भी था हमने कि समावेशी शिक्षा पर बल दिया। अब बात करते हैं कि समावेशी शिक्षा है क्या। कि ऐसी शिक्षा जिसमें कक्षा के सामान्य बालक प्लस दिव्यांग या विकलांग बालक एक ही कक्षा की छत के नीचे एक ही विषय का समान रूप से अध्ययन करते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा की श्रेणी में रखते हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि ये जो समावेशी शिक्षा की अवधारणा है, समावेशी शिक्षा अवधारणा ये है अमेरिका से ली गई है। कहां से ली गई है? अमेरिका तथा कनाडा। अमेरिका तथा कनाडा से ली गई है। तो RTE ने समावेशी शिक्षा पर अधिक बल दिया। समावेशी शिक्षा सामान्य बालक और दिव्यांग बालक तो एक ही कक्षा में एक ही छत के नीचे एक ही अध्यापक के द्वारा एक ही विषय का अध्ययन करते हैं, उसे हम समावेशी शिक्षा में शामिल करते हैं। सामान्य बालक और दिव्यांग बालक हो गए। समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है ये अमेरिका तथा कनाडा से ली गई है। पहले इसका उपयोग क्या होता था, लेकिन वर्तमान जो RTE में इस बिंदु को समाहित किया है तो ये कहां से ली गई है? ये ली गई है अमेरिका तथा कनाडा से। हम बात करते हैं दूसरी जो विशेषता है, हमने बात की थी पिछले वीडियो में, फिर कर लेते हैं। CWSN बालकों की CWSN बालकों की शिक्षा को शामिल किया गया है। शामिल किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट कि CWSN बालक क्या होते हैं। दोस्तों, CWSN का पूरा नाम है, C से बनेगा चाइल्ड, W से बनेगा विद, S से बनेगा स्पेशल, हम बोल सकते हैं इसे विशेष, हम इसे ही बोल सकते हैं विशिष्ट। N का होता है नीड और नीड का मतलब होता है आवश्यकता। इसका शाब्दिक अर्थ बोलें तो हम कह सकते हैं कि चाइल्ड विद स्पेशल आवश्यकता का इसका मतलब क्या होगा? किसकी बात करें कि विशिष्ट
योग्यता वाले बालक या विशेष श्रेणी के बालक, तो उनको इसके अंदर शामिल किया गया है। जो CWSN बालक हैं उनको कैसी शिक्षा दी जानी चाहिए, कैसे उनको कक्षा में बैठाया जाना चाहिए, तो RTE के अंदर ये वर्णन किया गया है कि CWSN बालकों को शिक्षा कार्य करवाते समय या तो U आकृति में या फिर O आकृति बोले तो गोलाकार आकृति में बैठाना चाहिए। यानी CWSN बालकों की कक्ष में बैठने की अवस्था होती है U आकृति या गोलाकार आकृति में बैठाकर करनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें जो CWSN बालक हैं, इनको पढ़ाने के लिए दो तकनीकों को प्रयोग में लाया जाता है। दो तकनीकों को काम में या बोले प्रयोग में लाया जाता है। ये बात आपको पता है। CWSN बालकों को पढ़ाने के लिए दो तकनीकों को काम में लाया जाता है। हम बात करते हैं कि वो तकनीकें कौन कौन सी है। पहली जो तकनीक है वो है सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक, यानी कि CWSN बालकों को पढ़ाने के लिए जो पहली तकनीक काम में ली जाती है वो है सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक, और दूसरी है साथी संगी शिक्षण तकनीक। देखते बात करते हैं सहयोगात्मक शिक्षण तकनीक है। इसमें जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, यानी बालकों का सहयोग अध्यापक करता है। कौन करता है? अध्यापक। और जो साथी संगी शिक्षण तकनीक है, इसके अंदर जो कक्षा के सामान्य बालक होते हैं वो विकलांग बालकों को यानी कि पढ़ाने का काम करते हैं, उनका सहयोग करते हैं। ये इन दो तकनीकों को काम में लेना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं विशेषता नंबर 2 में ही CWSN बालकों के लिए 2 अधिनियम बनाए गए हैं। कितने अधिनियम? 2 अधिनियम। उसके बाद लिखो CWSN बालकों के लिए 2 अधिनियम बनाए गए हैं। 2 अधिनियम बनाए गए। पहला अधिनियम है PWD अधिनियम। PWD अधिनियम 1995। PWD अधिनियम 1995। PWD अधिनियम 1995। PWD अधिनियम 1995। बात करते हैं PWD अधिनियम का पूरा नाम क्या है। तो बात करते हैं कि PWD अधिनियम 1995 क्या कहता है। P का मतलब होता है पर्सन, W का मतलब होता है विद, और D का मतलब होता है डिसएबिलिटी। डिसएबिलिटी, पर्सन विद डिसएबिलिटी, यानी कि विशेष अयोग्यता वाले बालक हम बात कर सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसका पूरा नाम कि
दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति अधिनियम, हम कह सकते हैं दिव्यांग या विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995। ये क्या कहता है, इसकी बात हम करते हैं कि दिव्यांग विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995 यानी ये कहता है कि वह व्यक्ति विकलांग होगा, विकलांग की श्रेणी में आएगा जिसके शरीर में, जिसके या शारीरिक अंगों में, जिसके शारीरिक अंगों में 40% या उससे अधिक अपंगता है या खराबी है या विकार है, उनको ही हम इसके अंदर शामिल करेंगे। किसमें शामिल करेंगे, यानी कि पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी दिव्यांग विकलांग व्यक्ति अधिनियम 1995, वह व्यक्ति विकलांग की श्रेणी में आएगा जिसके शारीरिक अंगों में 40% या उससे अधिक अपंगता या खराबी या विकार है। उसके बाद जो दूसरा अधिनियम है उसकी हम चर्चा करते हैं, वो है आरपीडब्ल्यूडी। आर का मतलब है राइट अर्थात अधिकार। उसके बाद हम बात करेंगे दूसरा अधिनियम है सीडब्ल्यूएसएन का, कि है आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016। ये क्या कहता है, इसकी हम बात करते हैं कि राइट पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कि हम बात करें कि विकलांग व्यक्ति अधिनियम के अधिकार, हम कह सकते हैं कि विशेष व्यक्ति अधिकार अधिनियम 2016। इसके अंदर के क्या किया गया कि जो विकलांग व्यक्ति हैं, विकलांग या दिव्यांग व्यक्ति हैं, उनको 21 श्रेणी में विभाजित किया गया। कितने श्रेणियों में, 21 श्रेणियों में विभाजित किया गया। 21 श्रेणियों में बांटा गया है किसको, विकलांगों को, पहली विशेषता। दूसरी विशेषता आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 2016 के द्वारा जो एसिड अटैक के द्वारा, यानी कि किसी भी तेजाब के द्वारा किसी का चेहरा जला हुआ है या कोई व्यक्ति स्वयं उसको अपने ऊपर तेजाब डाल लेता है या कोई दूसरा व्यक्ति डाल देता है, तो उन्हीं को भी इस दिव्यांग या विकलांग की श्रेणी में शामिल किया गया। कि कौन से अधिनियम के द्वारा, आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम के द्वारा। तो अगले क्या हो जाएगा, एसिड अटैक वाले लोगों को या बालकों को CWSN में शामिल किया जाएगा, एसिड अटैक वाले लोगों। अगली जो तीसरी विशेषता इस अधिनियम की कि 6 से लेकर 18 आयु वर्ग के बालकों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। यानी कि आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम 3 बातों को पूरा करता है। पहले तो इसको 21 श्रेणियों में विभाजित करने का काम करता है। एसिड अटैक वाले जो विद्यार्थी हैं, बालक हैं, लोग हैं, पर्सन, जो भी बात है, उनको भी इनमें शामिल किया गया है। 6 से 18 आयु वर्ग के बालकों को
निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लेकिन बात करें RT 2009 है, वो सामान्य रूप में 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए है, लेकिन जो अपंग है, दिव्यांग है, उनका रहेगी 6 से 18 तक। ये हमने पढ़ी है। अभी तक इसकी 2 विशेषताओं पे चर्चा की है। आगे हम तीसरी जो महत्वपूर्ण विशेषता है उसकी इसकी बात करेंगे। अगली जो विशेषता है नंबर 3 जो विशेषता है वो ये है कि RTE में बालकों के अधिकारों या बालकों के अधिकारों के संरक्षण पर बल दिया गया है। बल दिया गया है। उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए उनके अधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर तथा राज्य स्तर पर बाल संरक्षण या कह सकते हैं बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। यानी कि बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। RT बालकों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करता है। उसके बाद हम नंबर 4 जो विशेषता की बात करेंगे वो हमारी विशेषता रहेगी कि RTE में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है। विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है और इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बालक 3 से 6 वर्ष के बालक शामिल किए जाएंगे और इनका शिक्षा का केंद्र रहेगा आंगनबाड़ी। क्या रहेगा? आंगनबाड़ी। इनका शिक्षा केंद्र क्या रहेगा? आंगनबाड़ी। यानी RT में विद्यालय पूर्व शिक्षा की व्यवस्था की गई है। इसमें 3 से 6 वर्ष तक के बालकों को शामिल किया जाएगा और इनका केंद्र रहेगा आंगनबाड़ी। उसके बाद हम बात करते हैं RT की विशेषता नंबर 5 कि RT में घुमंतु बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। कौन से बालकों की? घुमंतु शिक्षा के बालकों की। घुमंतु बालकों की नंबर 5 वाली विशेषता रहेगी क्या है कि RTA में घुमंतु बालकों की शिक्षा व्यवस्था की गई है। घुमंतु बालक जैसे बात करें कि ऐसे परिवार जो अपना आवास किसी निश्चित स्थान पर नहीं बना सकते, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं,
उनकी रसोई अपने साथ ही चलती रहती है। जैसे बात करें गाड़ियाँ लोहार, तो ऐसे जो परिवार हैं जो घूमते रहते हैं, जिनका कोई निश्चित ठिकाना नहीं है, उनको भी शिक्षा व्यवस्था में शामिल किया गया है। और घुमंतु जो बालक है, इनको शिक्षा कहाँ दी जाएगी? तो इनको शिक्षा दी जाएगी तो वो है माइग्रेंट्री विद्यालय। कौन सी विद्यालय? माइग्रेंट्री विद्यालय। हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि माइग्रेंट्री विद्यालयों में किसको शिक्षा दी जाती है? तो बात आए घुमंतु बालकों को। जो माइग्रेंट्री विद्यालय होते हैं, जो कहाँ होते हैं? प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक जिला मुख्यालय पर इनकी स्थापना की गई। तो आरटी में घुमंतु बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। घुमंतु जो बालक होते हैं उनको माइग्रेंट्री विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी और इनका जो शिक्षा का केंद्र होगा प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होगा। आगे हम नंबर 6 की बात करते हैं कि आरटीई न्याय योग्य व वाद योग्य नहीं है। अगली जो विशेषता है नंबर 6, आरटीई न्याय योग्य तथा वाद योग्य नहीं है। कि आरटी के समक्ष हम कोई भी शिकायत न्यायालय में नहीं ले जा सकती या न्यायालय में उसके ऊपर वाद विवाद को चुनौती नहीं दे सकती, क्योंकि अपने आप में ये कानून है। उसके बाद हम बात करें नंबर 7 नंबर क्या है कि आरटीई के बाद कक्षा कक्ष में, आरटी के बाद कक्षा कक्ष में अधिक समझातीय हुआ है, यानी अधिक समझातीय हुआ है। क्यों हुआ है? ये क्वेश्चन अनेक बार पूछा जा चुका है कि आरटी के बाद कक्षा कक्ष में अधिक समझाती हुआ है, किस कारण? ऑप्शन दे सकता है आपको लिंग के आधार पर, नंबर 2 से देखा है जाति के आधार पर, नंबर 3 दे सकता है आयु के आधार पर और नंबर 4 दे सकता है सामाजिकता के आधार पर। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया है, बार बार पूछा जाता है कि आरटी के बाद कक्षा कक्ष में अधिक समझाती हुआ है, किस कारण? सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों होगा आयु के आधार पर। आपको पता है कि आरटी की धाराओं में वर्णन किया गया है कि कोई भी बालक का जब दाखिला विद्यालय में लिया जाएगा तो उसको आयु वर्ग को ध्यान में रखते हुए उसी क्लास में उसे क्या देना चाहिए? प्रवेश देना चाहिए। अर्थात आयु वर्ग के आधार पर समानता देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर क्या होगा? आयु। ऐसे प्रश्न पूछे गए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर 8 की हम बात करते हैं कि आरटीई में अध्यापक प्रशिक्षण कार्य, आरटीई में अध्यापक प्रशिक्षण कार्य एवं कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिंदु है ये। आरटीई तो आरटेट 2011 और सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 में पूछा जा चुका है
कि आरटी में अध्यापक प्रशिक्षण कार्यकर्ताओं का वर्णन किया गया। प्रश्न इस प्रकार से आया था कि एक अध्यापक को निम्न में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि एक अध्यापक को निबंध में से किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता। पहला ऑप्शन हो सकता है विधानसभा चुनाव, दूसरा ऑप्शन है जनगणना और तीसरा ऑप्शन है पल्स पोलियो अभियान और नंबर 4 है लोकसभा चुनाव। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा पल्स पोलियो अभियान, यानी पल्स पोलियो अभियान में अध्यापक की ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती, चुनाव में लगती है, जनगणना में लगती है। तो राइट आंसर क्या होगा? 3। ध्यान रखना, बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं अगली जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित प्राधिकारी संस्था का क्या नाम है? तो प्राधिकारी संस्था का नाम क्या है? अगली जो विशेषता हमारी 9 नंबर, क्या लिखेंगे कि धारा 29A के अनुसार, धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शिक्षा से संबंधित प्राधिकारी संस्था कौन सी है? पहला ऑप्शन है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, दूसरा ऑप्शन है डाइट जो प्रत्येक जिला मुख्यालय पर होती है, और तीसरा ऑप्शन है IASE और चौथा ऑप्शन है SIERT। तो दोस्तों धारा 29A के अनुसार राज्य की घोषित शिक्षा संबंधित प्राधिकारी संस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा SIERT। और SIERT है ना, SIERT है, ये उदयपुर में है। कहां पर स्थित है? उदयपुर में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो बात करें, इसकी स्थापना हुई थी 11 नवंबर 1978 को RC मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर, RC मल्होत्रा समिति के सिफारिश पर 11 नवंबर 1978 को SIERT की स्थापना उदयपुर में हुई थी। दोस्तों एक महत्वपूर्ण बात है कि SIERT का नाम बदलकर SCERT कर दिया है, SCERT कर दिया है। ये कब किया गया था? 14 अक्टूबर 2018 को, 14 अगस्त 2018 को कर दिया है, SCERT कर दिया है। और पहले इसका नाम था SIERT। उसके बाद हम अगली जो विशेषता की बात करेंगे
अगली जो हमारी विशेषता है वो ये है कि आरटीई में विद्यालय के भौतिक मापदंडों का वर्णन किया गया है। तो अगली हमारी विशेषता 10 नंबर कि आरटीई में विद्यालय के भौतिक मापदंडों का वर्णन किया गया, वर्णन किया गया। बात आती है भौतिक मापदंड क्या है। जैसे बात करें विद्यालय भवन का निर्माण कैसा होना चाहिए, बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, खेल का मैदान कैसा होना चाहिए, खेल के घंटे कितने होने चाहिए विद्यालय में, खेल के घंटे, शिक्षण के घंटे, लाइब्रेरी के घंटे आदि, कक्षा में छात्र और शिक्षक अनुपात क्या होना चाहिए आदि सभी मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इनका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन हम धाराओं में जरूर करेंगे और आगे हम अगली जो विशेषता हमारी उसमें हम चर्चा करेंगे। आरटीई में नंबर कौन सा है 11 कि आरटीई में विद्यालय कैलेंडर का प्रयोग किया गया है, जो विद्यालय कैलेंडर की जब बात करें, विद्यालय कैलेंडर में विद्यालय में कार्य दिवसों की संख्या कितनी होनी चाहिए, दिवसों की संख्या, अवकाश की संख्या, परीक्षाओं का कार्यक्रम आयोजन कैसे होना चाहिए, शीतकालीन समय में विद्यालय कितने समय लगना चाहिए, ग्रीष्मकालीन में कितने समय लगना चाहिए आदि सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए विद्यालय कैलेंडर का निर्माण किया जाता है। ये थी दोस्तों आरटी 2009 की प्रमुख विशेषताएं और अगले वीडियो में हम पार्ट 4 में लेकर आएंगे कि आरटी की प्रमुख जो धाराएं 38 और उसके 7 अध्याय हैं उन पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों हम 38 धाराएं पढ़ेंगे लेकिन आपको याद करने के लिए हम मोस्ट बताएंगे 6 या 7, उन्हीं से हमारा क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप भी करें और अपने साथियों के पास भी इस लिंक को शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।